हेलो एवरीवन, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक एवरीवन इज ऑल ओके और मेरा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है। चलिए दोस्तों, तो सभी लोगों का एक बार फिर से केजीएस में मैं डॉक्टर भरत स्वागत करता हूं। और आइए दोस्तों, बात करते हैं आज के सेशन में। हम इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और तमाम सारी बातों पर बात करते हैं। राइट, अभी आवाज़ ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है। चलो, तो देखो दोस्तों, आज हमारा क्लास 9th का चैप्टर 3 हम डिस्कस करेंगे। क्लास 9th का चैप्टर 3 जिसका नाम है पॉवर्टी अ चैलेंज। चैप्टर का नाम है पॉवर्टी अ चैलेंज, निर्धनता। निर्धनता या इसी को हम कहते हैं गरीबी। निर्धनता या गरीबी एक चुनौती। निर्धनता या गरीबी एक चुनौती। दोस्तों, ये हमारा चैप्टर का नाम है पॉवर्टी अ चैलेंज। राइट, आइए इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक में हम तमाम सारी बातों पर विचार करेंगे, तमाम सारी बातें करेंगे इस चैप्टर में। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। राइट, तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर की बातें। इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, इस चैप्टर में हम क्या क्या बात करेंगे, तो तमाम सारी बातें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। और उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी में जो भी दिया होगा, और चूंकि मैंने कल ही घोषणा कर दी थी आपको कि आपको क्या करना है कि सब लोगों को पहले से ही एनसीईआरटी पढ़ के रखनी है। अगर आपने पढ़ के रखी है तो अच्छी बात है, और नहीं रखी है तो और अच्छी बात है। तो मैं क्या ही कर लूँगा दोस्तों। जो लोग पढ़ के रखेंगे उन्हें लगेगा कि हाँ, क्लास बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, बिल्कुल एनसीईआरटी की बातें क्लास में होती हैं। वो क्लास में ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। हालांकि कनेक्टेड तो हर कोई फील करेगा, जिसने भले ही पढ़ा हो, जिसने नहीं भी पढ़ा हो। लेकिन अगर आप लोग पहले से पढ़ के रखते हैं तो आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, हमें पहले कितना आता था और हमें बाद में कितना आ रहा है। तो इसलिए एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग चैप्टर शुरू होने से पहले करनी है, और एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग चैप्टर खत्म होने के बाद करनी है। राइट नाउ, तो चलिए बात करते हैं गरीबी एक निर्धनता, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। नाउ, गरीबी एज अ चैलेंज, पॉवर्टी। गरीबी चैप्टर का नाम है, पॉवर्टी पॉवर्टी एज अ चैलेंज। गरीबी एक चुनौती, ये हमारे चैप्टर का नाम है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। देखो दोस्तों, बात शुरू यहां से करते हैं कि आखिर गरीबी होता क्या है, गरीबी का क्या अभिप्राय है, गरीबी का क्या मतलब है। जब भी हम बात करते हैं गरीबी, तो गरीबी कहते किसे हैं, गरीबी का मतलब क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब भी मैं बात करूंगा गरीबी, तो पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये गरीबी या निर्धनता, गरीबी कह लो या निर्धनता कह लो, आखिर ये गरीबी या निर्धनता का मतलब क्या है, हम गरीबी से क्या समझते हैं, और जब भी बात चलती है गरीबी तो इसका क्या मीनिंग है,
तो गरीबी का मतलब है, मेरे साथ साथ लिखना है और फिर मैं समझाऊंगा कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की आधारभूत, यानी को कह लो मूलभूत आवश्यकताओं, आधारभूत या मूलभूत आवश्यकताओं, दोस्तों आधारभूत या मूलभूत आवश्यकताओं का मतलब है बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स को दोस्तों पूरा करने में, या बेसिक नीड्स आधारभूत आवश्यकताओं जैसे जैसे फूड, लिख लो भोजन, भोजन, क्लोथिंग कपड़ा, क्लोथिंग कपड़ा, शेल्टर दोस्तों आवास, फूड क्लोथिंग शेल्टर, हेल्थ, स्वास्थ्य, सैनिटेशन स्वच्छता, स्वच्छता, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध पेय जल आदि को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। दोस्तों यह है गरीबी की एक बहुत सिंपल सी मीनिंग। तो जब भी हम बात करते हैं गरीबी, जब भी हम बात करते हैं पॉवर्टी, तो गरीबी का मतलब है, पॉवर्टी का मतलब है कि इफ एनी इंडिविजुअल, यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं, बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, राइट, स्वास्थ्य शिक्षा सैनिटेशन शुद्ध पेयजल, इन सबको दोस्तों पूरा करने में यदि कोई व्यक्ति असमर्थ है, कैपेबल नहीं है, तब हम उस व्यक्ति को गरीब कहते हैं और उसकी अवस्था को हम गरीबी कहते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे गरीबी, पॉवर्टी, तो पॉवर्टी का मतलब है यदि कोई व्यक्ति, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं, इफ एनी इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू फुलफिल, इफ एनी इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ his or her life, if any individual is not able to fulfill the basic needs of his or her life, like आगे लिखा है फूड क्लोथिंग शेल्टर हेल्थ सैनिटेशन, राइट, एडुकेशन शिक्षा, यहां पर आप एक और डाल सकते हैं हेल्थ एडुकेशन भी डाल दो, यहां पर बीच में सैनिटेशन स्वच्छता हो गया, इसी के बाद यहां पर डाल दो एडुकेशन शिक्षा, शिक्षा, राइट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा। दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं पुअर, राइट, उसे हम लोग कहते हैं गरीबी। तो आई होप गरीबी का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर हम थोड़ा सा गरीबी को और डिटेल में समझते हैं तो गरीबी क्या है दोस्तों, हम कहते हैं कि जो गरीबी है, गरीबी है, गरीबी एक सामाजिक आर्थिक, गरीबी एक सामाजिक आर्थिक
समस्या है। जब भी हम बात करते हैं गरीबी, तो गरीबी क्या है? गरीबी इज अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जब भी हम बात करते हैं गरीबी, तो व्हाट इज पॉवर्टी? तो पॉवर्टी इज अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो गरीबी है वो एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। गरीबी को हम कहते हैं कि गरीबी एक सामाजिक आर्थिक समस्या है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। समाज की समस्या तो है ही, प्लस आर्थिक समस्या भी है, दैट इज कॉल्ड गरीबी। अगर हम गरीबी को थोड़ा और डिटेल में बात करें, तो गरीबी को बहुत ही बेहतर तरीके से, पॉवर्टी को बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे नोबेल लॉरेट, जिन्हें हम कहते हैं अमर्त्य सेन। दोस्तों, अमर्त्य सेन साहब ने नोबेल प्राइज विनर हैं इकोनॉमिक्स के हमारे भारत के। तो अमर्त्य सेन साहब ने गरीबी को बहुत ही शानदार तरीके से अपनी एक किताब, अपनी एक बुक, जिसका नाम है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, इनकी एक किताब है जिसका नाम है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। दोस्तों, अमर्त्य सेन साहब ने अपनी किताब डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये मत कहना कि दोस्तों हिंदी में लिखिए, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश का कोई मामला नहीं है, क्योंकि ये किताब का नाम है, तो किताब का नाम चाहे आप देवनागरी में लिख लो, या आप हिंदी में लिख लो, या आप इंग्लिश में लिख लो। दोस्तों, तो अमर्त्य सेन साहब ने डेवलपमेंट एज फ्रीडम नाम की किताब में गरीबी को क्या कहा? तो इस किताब में इन्होंने कहा कि जो गरीबी है, दोस्तों इन्होंने इस किताब में कहा कि क्षमताओं का अभाव, बस ऐसे एरो डाल के लिख लो गरीबी। तो इन्होंने कहा कि जो पॉवर्टी है, इट इज अ लैक ऑफ कैपेबिलिटीज। इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से गरीबी को समझाया कि गरीबी, जो पॉवर्टी है, दैट इज अ लैक ऑफ कैपेबिलिटीज। इन्होंने कहा कि क्षमताओं का अभाव गरीबी है। इन्होंने कहा यदि आप अपनी क्षमताओं को पूरी तरीके से प्रयोग नहीं करते हो तो आप गरीब रहोगे। दोस्तों, दिस इज कॉल्ड पॉवर्टी। क्षमताओं का अभाव गरीबी है। मैंने आप लोगों को दोस्तों एक दिन बताया था कि स्टीव जॉब्स ने कहा, इफ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। दोस्तों, ये कहा बिल गेट्स ने। थोड़ा सा वहां पे एडिट करना अपने दिमाग में, लिखवाया तो अपन ने था नहीं, लेकिन जनरल टॉक कर रहे थे, तो ये बिल गेट्स साहब ने कहा, पता नहीं कहां से निकला मेरे मुंह से, ऐसा होता रहता है कभी कभी। तो अगर हम लोग बात करें, तो इन्होंने कहा कि अपनी किताब में बताया कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम नाम की किताब में कि क्षमताओं का अभाव गरीबी है। इफ एनी इंडिविजुअल इज नॉट फुलफिलिंग हिज और हर और नॉट यूटिलाइजिंग हिज और हर कैपेबिलिटीज, देन ही विल बी इन अ कंडीशन ऑफ माइजरेबल सिचुएशन, या कह लो इन अ पॉवर्टी। तो अगर हम लोग कहें कि गरीबी अमर्त्य सेन साहब के अनुसार क्या है, तो गरीबी है क्षमताओं का अभाव, लैक ऑफ कैपेबिलिटीज। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं करता है, तो वो जाहिर तौर से हमेशा गरीब ही बना रहेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, तो इसी बात को, क्षमताओं के अभाव को गरीबी कहते हैं, और इसे अमर्त्य सेन साहब, ऐसे एरो डाल के लिख लेना, कहते हैं कि ये रियल पॉवर्टी है। दोस्तों, जो वास्तविक गरीबी है, इसे इन्होंने एक नाम भी दिया है, वास्तविक गरीबी, रियल पॉवर्टी। तो जब भी हम बात करते हैं, तो अमर्त्य सेन साहब ने गरीबी को क्या कहा, बस याद रखना है, क्षमताओं का अभाव गरीबी है। और गरीबी को दोस्तों क्या कहा इन्होंने, कि रियल पॉवर्टी, यही वास्तविक गरीबी है। थोड़ा सा हम टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को और ध्यान से समझते हैं, टॉपिक को और ध्यान से सुनते हैं, तो हमें क्या पता चलता है, जरा वो समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें, तो जरा ध्यान से सुनेंगे, राइट।
देखो दोस्तों, तो अमर्त्य सेन साहब ने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि क्षमताओं का अभाव गरीबी है। राइट, एक सेकंड देना मुझे। गरीबी के प्रति एनसीईआरटी में देखेंगे, वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी का मतलब है गरीबी के प्रति संवेदनशीलता। गरीबी के प्रति संवेदनशीलता। दोस्तों ये एनसीईआरटी में एक टर्म गिवन है कि वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी, इसको एनसीईआरटी में दिया गया है। और जरा ये वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी से क्या मतलब है जरा उसे देख लो। जब भी हम बात करेंगे वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी, तो वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी क्या है? तो वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी का मतलब है कि ये कहता है एक तरीके का प्रोबेबिलिटी, भाई ये एक तरीके की प्रोबेबिलिटी है। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है दोस्तों? प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। दोस्तों ये कहता है कि ये एक वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी का मतलब है कि ये एक प्रकार की संभावना है। संभावना क्या मतलब दोस्तों? दिस इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक प्रकार की प्रोबेबिलिटी है, एक प्रकार की संभावना है। किस बात की संभावना दोस्तों? संभावना इस बात की कि जो हमारी कम्युनिटी है हमारे देश की, या हमारे देश के जो व्यक्ति हैं इंडिविजुअल्स, या हमारे देश के जो परिवार हैं, या कह दो सिंपल लोग हैं हमारे देश के, दोस्तों दे विल फॉल इनटू द पॉवर्टी इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। दोस्तों ये कहता है कि यह संभावना है कि हमारे देश के समुदाय दैट इज कम्युनिटी, या कह लो हमारे देश के लाइक समुदाय हो गया, कम्युनिटी हो गई, या आप कह लो हमारे देश के हाउस होल्ड्स का मतलब सिंपल परिवार, या सिंपल भाषा में कि हमारे देश के लोग आने वाले कुछ वर्षों में गरीबी या गरीब, राइट, कि हमारे देश के जो लोग हैं वो आने वाले कुछ वर्षों में दे विल फॉल इनटू द पॉवर्टी। दोस्तों आने वाले कुछ वर्षों में गरीबी की अवस्था में आ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट लिख सकते हैं इट्स अ प्रोबेबिलिटी दैट द कम्युनिटी और हाउसहोल्ड्स will fall into poverty
fall into poverty, will fall into poverty in the next few years. In the next few years. दोस्तों इसे बोलते हैं vulnerability to poverty. जरा समझो कि गरीबी के प्रति संवेदनशीलता का अभिप्राय यह है कि हमारे देश के लोग आने वाले कुछ समय में गरीब हो जाएंगे, गरीबी में आ जाएंगे, तो इसे कहेंगे गरीबी के प्रति संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी। इसी तरीके से एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं वल्नरेबल ग्रुप, समझने की कोशिश करेंगे। एक और होता है जिसे हम कहते हैं वल्नरेबल ग्रुप, संवेदनशील समूह। तो आप नेक्स्ट लिख सकते हैं वल्नरेबल ग्रुप, संवेदनशीलता समूह। दोस्तों वल्नरेबल ग्रुप का मतलब है संवेदनशीलता समूह से तात्पर्य यह है कि हमारे देश के जो शेड्यूल कास्ट हैं, एससीज हैं, एसटीज हैं, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, हमारे देश के जो लाइक खेतीहर मजदूर हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, खेतीहर मजदूर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, खेतीहर मजदूर का मतलब है एग्रीकल्चरल लेबरर्स, राइट, खेतीहर मजदूर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, हमारे देश के जो कैजुअल लेबरर्स हैं, अस्थाई मजदूर, कैजुअल लेबरर्स। दोस्तों कैजुअल लेबरर्स कौन होते हैं? दिहाड़ी मजदूर जिन्हें कहते हैं कैजुअल लेबरर्स, अस्थाई मजदूर। दोस्तों अस्थाई मजदूर का मतलब है जैसे जो हमारा मान लो कहीं मकान बन रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं, या जो डेली वेज अर्नर्स भी कहते हैं ना, दिहाड़ी मजदूर। दोस्तों इन सब लोगों को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहा जाता है कि दिस इज अ इकोनॉमी का वल्नरेबल ग्रुप। तो वल्नरेबल ग्रुप की ज्यादा संभावना है कि आने वाले समय में ये गरीबी के आलम में आ सकते हैं। तो दोस्तों एक हो गया गरीबी के प्रति संवेदनशीलता, ये कहता है कि आने वाले समय में कुछ लोग गरीबी की चपेट में आ जाएंगे। और वल्नरेबल ग्रुप्स से क्या तात्पर्य है, संवेदनशील समूह से क्या तात्पर्य है? तो संवेदनशील समूह से तात्पर्य है कि हमारे देश का जो एससी है, हमारे देश में जो एसटी है, हमारे देश में जो लाइक खेतीहर मजदूर हैं, जो अस्थाई श्रमिक हैं, इन सब लोगों को हम लोग कहते हैं दिस इज द वल्नरेबल ग्रुप, राइट। थोड़ा सा हम अंदर चलते हैं एनसीईआरटी के, तो वहां पे एक बहुत ही शानदार टॉपिक देखने को मिलता है, और वो टॉपिक है, कहता है कि पॉवर्टी एज अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। पॉवर्टी एज अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन कहता है दोस्तों सामाजिक बहिष्कार के रूप में गरीबी। आइए दोस्तों बात करते हैं कि नेक्स्ट आप बीच में हेडिंग लिख लीजिए, पॉवर्टी एज अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। पॉवर्टी एज अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। दोस्तों सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार के रूप में गरीबी, सामाजिक बहिष्कार के रूप में गरीबी। देखो दोस्तों, पॉवर्टी एज अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्कार के रूप में गरीबी। देखो भाई सिंपल सी बात करें तो हमारे पापा एक बात कहते हैं, राइट, कि जब हम लोग गरीब थे तो हम लोगों को कोई नहीं पूछता था, आज 2 पैसा आ गए तो बेई लोग जो कभू बात नहीं करते,
आज बे पूछबो शुरू कर दो उनने, राइट। श्रद्धा सिंह को देख लो, कह रही सर कैन यू एक्सप्लेन SC एंड ST। भाई इसमें एक्सप्लेन क्या करना है श्रद्धा जी, इतनी श्रद्धा मेरे अंदर नहीं है कि मैं आपको यह समझाऊं कि शेड्यूल कास्ट क्या होता है और शेड्यूल ट्राइब क्या होता है, अनुसूचित जाति किसे कहते हैं और अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं। आई कैन नॉट एक्सप्लेन श्रद्धा जी, ये श्रद्धा मेरे पास नहीं है, राइट। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो चूंकि हमारे पिताजी चतुर्थ श्रेणी के व्यक्ति थे, आपने कभी PAC नाम का शब्द सुना होगा, यूपी में एक रिजर्व्ड पुलिस है PAC, दैट इज प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी, राइट। तो वहां पर 33 बटालियन PAC राजगढ़ झांसी, वहां पे 4th क्लास के कर्मचारी थे। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि हमारा जीवन बहुत गरीबी में बीता है, अत्यंत गरीबी के शिकार रहे हैं दोस्तों। तो वही बात NCERT भी कहता है। तो हमारे पिताजी कहते हैं कि भैया जब गरीब हते तो को नहीं पूछत, तो आज थोड़ो पैसा आ गो हमारे मोड़ा की बदौलत दोस्तों, तो बेई लोग जो कबो नहीं पूछते अब बे पूछन लगे। दोस्तों गरीबी सामाजिक बहिष्कार के रूप में इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि जो पुअर पीपल होता है, जो गरीब होता है, जो गरीब होता है दोस्तों, ये आर्थिक प्रणाली से बाहर होता है। भाई इसका मतलब है कि सामाजिक बहिष्कार के रूप में गरीबी। तो ये कहता है कि जो गरीब होता है वो आर्थिक, दोस्तों जो भी व्यक्ति गरीब है वो आर्थिक प्रणाली से बाहर होता है, आर्थिक प्रणाली से बाहर होता है। गरीब व्यक्ति आर्थिक प्रणाली से बाहर होता है, राइट। इट इज मतलब गरीब व्यक्ति में आप ऐसे लिख सकते हो, नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, राइट, नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है कि जो गरीब व्यक्ति है वो हमारे हिंदुस्तान में, वो हमारे देश की इकोनॉमी में कोई भी योगदान नहीं देता है, वो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम से बाहर होता है। ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अर्थात दोस्तों गरीब व्यक्ति के पास हमेशा संसाधनों के अभाव होते हैं, संसाधनों का अभाव, संसाधनों का अभाव। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिख सकते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेस। संसाधनों का अभाव बोले तो लैक ऑफ रिसोर्सेस। तो जो गरीब व्यक्ति है वो संसाधनों के अभाव में होता है, बोले तो लैक ऑफ रिसोर्सेस, राइट। अर्थात ये कि एक गरीब व्यक्ति अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिए सक्षम नहीं है। जब उसके पास संसाधन नहीं है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था में भागीदारी, अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिए सक्षम नहीं है, अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिए सक्षम नहीं है, राइट। नॉट कैपेबल टू बिकम द पार्ट ऑफ इकोनॉमी और नॉट कैपेबल टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी, राइट, नॉट कैपेबल टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा कॉपरेट करते हैं, ऐसे मुझे सुनकर लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश हिंदी में बोर्ड पे लिखता ही रहा तो फिर मैं समझाऊंगा कब। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं कि जो गरीबी है वो सामाजिक बहिष्कार के रूप में कैसे है, तो गरीबी सामाजिक बहिष्कार के रूप में पहला पॉइंट हमने ये देखा कि गरीब व्यक्ति
आर्थिक प्रणाली का हिस्सा नहीं होता है, गरीब व्यक्ति के पास इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं होता है उसका, और उसके पास लैक ऑफ रिसोर्सेस होते हैं। इसका मतलब है कि उसके पास संसाधन की कमी होती है, राइट, उसके पास संसाधन की कमी होती है। आई होप थोड़ा सा और हम आगे देखते हैं। तो ये टॉपिक क्या कहता है कि भाई साहब जो व्यक्ति गरीब है, राइट, तो गरीबों के पास अवसरों का अभाव होता है, अवसरों का अभाव होता है, राइट, गरीबों के पास अवसरों का अभाव होता है, अवसरों का अभाव होता है। लैक ऑफ एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, या डोंट हैव एक्सेस टू, ACCESS, डोंट हैव एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब भाई साहब जो व्यक्ति गरीब है, भाई गरीब ना तो आर्थिक रूप से कोई योगदान दे रहा है और ना तो उसके पास अवसरों की कोई अवसरों का अभाव है। इसका मतलब उसके पास एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। भाई अवसरों का अभाव है मतलब उसके पास कोई अवसर ही नहीं है। भाई आप गरीबी के समस्या से बाहर तो तभी निकलेंगे जब आपको कोई अपॉर्चुनिटीज मिले। तो हम कहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है वो हमेशा अवसरों के अभाव में जीता है। ही और शी डज नॉट हैव द अपॉर्चुनिटीज, उसके पास अवसर नहीं होते हैं। अब भाई साहब जब आपके अवसर नहीं मिला, वो बच्चे मेरी बात को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि देखिए दो प्रकार के बच्चे हैं। एक जो गांव में रह के पढ़ रहे हैं, वो तो खान सर ने आपको इतनी बढ़िया सुविधा दे दी कि आप अपने दूर दराज फार फ्लंग एरियाज में भी बैठकर आप इतने बेहतरीन तरीके से, इतने स्मार्ट टैलेंटेड टीचर से पढ़ रहे हैं, राइट। तो अभी आपको एक अवसर मिल गया। लेकिन अभी हम कुछ साल पहले की बात करें तो जब हमारे पास ये ऑनलाइन मीडियम नहीं था, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे क्या वो दिल्ली मुखर्जी नगर जैसी जगहों पर आ पाते थे? क्या वो दिल्ली मुखर्जी नगर जैसी जगहों पर आकर पढ़ सकते थे? तो इसका मतलब है कि जो गरीब व्यक्ति है उसके पास अवसरों का अभाव होता है। गरीब व्यक्ति डज नॉट हैव एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। इसलिए हम कहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है वो नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन, राइट। तो गरीब व्यक्ति नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट, नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेशन, इनकम जनरेशन, राइट। तो हिंदी में लिख सकते हैं कि गरीब व्यक्ति, हिंदी में ऐसे लिख लो कि रोजगार एवं आय सृजन, रोजगार एवं आय सृजन प्राप्त नहीं कर पाता है, या रोजगार एवं आय सृजन नहीं हो पाता है। रोजगार एवं आय सृजन नहीं हो पाता है। आई होप मेरी बात आप लोग समझ गए। ये है दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं कि गरीबी, सामाजिक बहिष्कार। तो सामाजिक बहिष्कार का मतलब है कि गरीब व्यक्ति न तो आर्थिक योगदान देता है और ना ही गरीब व्यक्ति के पास कोई अवसर होते हैं, और जब अवसरों का अभाव होगा तो इसे रोजगार, इसे आय सृजन, कभी आय सृजन में समस्या होगी, आय सृजन नहीं हो पाएगा, राइट। और यही अगर हम लोग बात करें तो सोशल एक्सक्लूजन, जो सामाजिक बहिष्कार मुद्दा है गरीबी का, ये कहता है कि गरीब व्यक्ति इस वजह से अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। तो दोस्तों ये कहता है कि गरीब व्यक्ति गरीब तो यहां लिखा ही है, अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा, आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, राइट, पूरा नहीं कर पाता है। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट?
द सामाजिक बहिष्कार के रूप में गरीबी। तो मुझे लगता है कि आय सृजन का मतलब है विवेक के इनकम जनरेशन, मतलब इनकम, आय सृजन का मतलब है आय को कमाना, पैसा कमाना, दिस इज कॉल्ड इनकम जनरेशन, राइट। बताओ भैया ईमानदारी से, क्या इतनी बात सब लोगों को समझ में आई? कि अगर आपसे कहा जाए कि लाइक गरीबी एक सामाजिक बहिष्कार है, कैसे? तो वो ऐसे कि गरीब व्यक्ति न तो आर्थिक रूप से देश की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान दे पाता है, गरीब व्यक्ति न तो अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है, और गरीब व्यक्ति के पास अवसरों का अभाव होता है। इसे हम कहते हैं कि गरीबी सामाजिक बहिष्कार के रूप में। नाउ थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, तो इसी चैप्टर में बात करी गई टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के प्रकार। अगर हम बात करें गरीबी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, और जैसे मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया है कि मैं एनसीईआरटी से बहुत बियॉन्ड, बहुत आगे जाऊंगा और बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ाऊंगा जो आपके यूपीएससी के एग्जाम में मदद देंगी। तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के प्रकार, हालांकि ये यूपीएससी का बैच नहीं है, लेकिन तब भी आपको वहां तक छोड़ दिया जाएगा जहां से आपका रास्ता और आसान हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, जब गरीबी के प्रकार की बात करते हैं तो एक होता है रूरल पॉवर्टी, एक होता है रूरल पॉवर्टी, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रामीण गरीबी। रूरल पॉवर्टी जिसे कहते हैं ग्रामीण गरीबी, राइट। रूरल पॉवर्टी, ग्रामीण गरीबी। एक होता है अर्बन पॉवर्टी, शहरी गरीबी। अर्बन पॉवर्टी दैट इज शहरी गरीबी, शहरी गरीबी। और एक और होता है जैसे हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी। रिलेटिव पॉवर्टी दैट इज सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी। एक और होता है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, बोले तो निरपेक्ष गरीबी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोले तो निरपेक्ष, या इसी को हम कहते हैं निरपेक्ष, या इसी को कहते हैं पूर्ण गरीबी। तो जब हम गरीबी की बात करते हैं, जब हम गरीबी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, गरीबी को थोड़ा डेप्थ में जानेंगे, तो गरीबी अलग अलग प्रकार की होती है, राइट। एक होता है ग्रामीण गरीबी, शहरी गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी, एंड निरपेक्ष या पूर्ण गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे कि भैया ये रूरल पॉवर्टी क्या होता है, ये ग्रामीण गरीबी क्या है, राइट। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप अलग से एक टॉपिक लिख लो, रूरल पॉवर्टी, हिंदी माध्यम ग्रामीण गरीबी। रूरल पॉवर्टी दैट इज ग्रामीण गरीबी। तो रूरल पॉवर्टी, ग्रामीण गरीबी क्या कहता है? तो दोस्तों रूरल पॉवर्टी, ग्रामीण गरीबी ये कहता है, रूरल पॉवर्टी कहता है कि जो हमारे देश में रूरल पीपल हैं, जो हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, इनके पास कृषि भूमि नहीं होती है, राइट। मतलब बहुत सारे लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्र में, राइट, तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास कृषि भूमि का अभाव होता है, और अगर हम बात करें कि लाइक आप लिख सकते हैं द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज डू नॉट हैव इनफ एग्रीकल्चरल लैंड। द पीपल हु आर लिविंग इन द रूरल एरियाज डू नॉट हैव इनफ एग्रीकल्चरल लैंड। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का जो मेन साधन है
वो है एग्रीकल्चर। और ऐसे तमाम सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते हैं जिनके पास इनफ लैंड, जिनके पास पर्याप्त भूमि नहीं होती है, राइट। और अगर हम बात करें तो ये लोग दोस्तों गरीबी की मार झेलते हैं। और ऐसे कौन से लोग होते हैं जो ग्रामीण गरीबी का हिस्सा बनते हैं? जैसे इसमें आप लिख सकते हो एग्जाम्पल्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, हिंदी में मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख लो कृषि श्रमिक, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कृषि श्रमिक लिख देता हूं नहीं तो तुम लोग रोने लगोगे। कृषि श्रमिक, एग्रीकल्चरल लेबरर्स। दोस्तों इसमें होते हैं लैंडलेस फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स। लैंडलेस फार्मर्स का मतलब है भूमिहीन किसान। दोस्तों ऐसे किसान जिनके पास भूमि नहीं है लेकिन वो दूसरों की खेत में खेती करते हैं, लैंडलेस फार्मर्स, राइट। अगर इसमें इन ऐसे किसान जिनके पास कृषि भूमि होती भी है तो वो दोस्तों आते हैं बहुत बड़ी संख्या में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। चैप्टर 1 याद करो, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, चैप्टर 1 याद करो। छोटे एवं सीमांत किसान या लघु एवं सीमांत किसान भी कह सकते हैं, या चलाऊ भाषा में छोटे एवं सीमांत किसान भी कहते हैं। अब वो आप बताइए जल्दी से कि छोटे और सीमांत किसान किसे कहते हैं और भारत में कितने प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान हैं, ये आपको बताना है। तो भारत छोटे और सीमांत किसान किसे कहते हैं और भारत में कितने प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान हैं, राइट। तो अगर हम लोग बात करें तो इसे कहते हैं रूरल पॉवर्टी, ग्रामीण गरीबी। तो ग्रामीण गरीबी का मतलब है कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और वो लोग के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, ऐसे लोग एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, कृषि श्रमिक, लैंडलेस फार्मर्स होते हैं। ऐसे लोग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में आते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, नरेंद्र ने, सपना ने, संजय ने, दैट इज 86%। तो लगभग 86% हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं और जिनके पास अप टू 2 हेक्टेयर, ऐसे बोलना है, अप टू 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर तक की भूमि होती है। देखो ये लोग हैं, पता नहीं क्या क्या जवाब दिए जा रहे, कोई कह रहा 2 से 4 हेक्टेयर, राइट। जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि होती है उन्हें हम छोटे और सीमांत किसान कहते हैं। और चूंकि ये लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग, राइट, तो चूंकि ये लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है दोस्तों स्वयं के लिए जो खेती है, सिर्फ अपने लिए खेती है, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं लाइक रूरल पॉवर्टी, ग्रामीण गरीबी। थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं, मुद्दे की पर डिस्कशन करते हैं। और एक होता है अर्बन पॉवर्टी, तो आप नेक्स्ट हेडिंग में लिख सकते हैं अर्बन पॉवर्टी, शहरी गरीबी। अर्बन पॉवर्टी दैट इज शहरी गरीबी। अगर हम बात करें अर्बन पॉवर्टी की, दैट इज शहरी गरीबी की, तो ये अर्बन पॉवर्टी क्या होता है, ये शहरी गरीबी क्या है, देखो। तो मेरे प्यारे साथियों, अर्बन पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं, जब हम शहरी गरीबी की बात करते हैं, तो शहरी गरीबी का मतलब है, रुक जाओ ना, तो अर्बन पॉवर्टी की जब हम बात करेंगे, शहरी गरीबी की बात करते हैं, तो शहरी गरीबी ये कहता है कि जब लोगों के पास भौतिक परिसंपत्तियों का अभाव, ध्यान समझना। ग्रामीण गरीबी कहता है कि जब लोगों के पास कृषि भूमि का अभाव हो, और शहरी गरीबी कहता है कि जब लोगों के पास भौतिक परिसंपत्ति का अभाव, जब लोगों के पास भौतिक परिसंपत्ति का अभाव होता है, तो जब हमारे देश के लोगों के पास भौतिक परिसंपत्तियों का अभाव होता है, दैट इज लैक ऑफ फिजिकल एसेट्स, लैक ऑफ फिजिकल एसेट्स। अगर हम भौतिक परिसंपत्ति की बात करें, फिजिकल एसेट्स की बात करें, तो हमने कितने बढ़िया तरीके से पढ़ा था।
फिजिकल एसेट्स तो सबको आता ही है। इन शॉर्ट फिजिकल एसेट्स का मतलब है घर, गाड़ी, जो अन्य एमिनिटीज हैं, इसे हम लोग कहेंगे भौतिक परिसंपत्तियों का अभाव। मतलब जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं वे लोग गरीब, या गरीबी का मतलब है कि दोज पीपल दोज पीपल हु आर दोज पीपल हु आर लिविंग इन स्लम्स, वो लोग जो झुग्गियों में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, राइट, हिंदी में लिख लो, वो वे लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। जनरली इसमें अर्बन पॉवर्टी में एग्जांपल्स में क्या आता है दोस्तों? रिक्शा पुलर्स, रिक्शा पुलर्स, रिक्शे वाले, हिंदी में लिख लो रिक्शा पुलर्स, जो रिक्शे वाले होते हैं, रिक्शा, SHAW, रिक्शा पुलर्स, हिंदी में लिख लो रिक्शे वाले, राइट। रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले, रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले, रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले, राइट। डेली वेज अर्नर्स, दिहाड़ी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, डेली वेजर्स, दिहाड़ी मजदूर जो डेली वेजर्स होते हैं, राइट। हॉकर्स, हॉकर्स देखा होगा, रेडी वाले, हॉकर्स हिंदी में लिख सकते हो रेडी वाले, राइट। तो अगर हम लोग बात करें तो अर्बन पॉवर्टी, शहरी गरीबी का मतलब है कि जब लोगों के पास भौतिक परिसंपत्ति का अभाव हो। ग्रामीण गरीबी का मतलब है जब लोगों के पास कृषि भूमि का अभाव हो। रूरल पॉवर्टी में कौन कौन आता है? कृषि श्रमिक, लैंडलेस लेबरर्स, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, ये सारे लोग ग्रामीण गरीबी का हिस्सा होते हैं। और शहरी गरीबी का हिस्सा का मतलब है कि जिन लोगों के पास लाइक जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, या फिर हम कहें जो लोग रिक्शा चलाते हैं, रेडी पटरी पर अपनी दुकानें लगाते हैं, जो लोग दोस्तों डेली वेजर्स होते हैं, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, कूड़ा बीनने वाले जो लोग देखने को मिलते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं दिस इज रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले लोग। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? सो अर्बन पॉवर्टी, राइट। इसे हम कहते हैं शहरी गरीबी। आई होप रूरल पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी आप लोग समझ गए। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, उसे जरा ध्यान से आप लोग समझेंगे कि अगर हम लोग बात करें कि नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द, हमने कहा 4 टाइप की गरीबी में बातें कर रहे हैं हम, ग्रामीण गरीबी, शहरी गरीबी। अब हम बात करेंगे रिलेटिव पॉवर्टी, हम बात करेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव पॉवर्टी, दैट इज सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी, और इसे हम लोग कहते हैं सापेक्ष गरीबी। ये सापेक्ष गरीबी क्या होता है? बहुत ही बेहतर तरीके से सुनने सीखने का प्रयास करना है। जब हम बात करते हैं सापेक्ष गरीबी, जब हम बात करेंगे दैट इज, एक सेकंड दे दो मुझे।
दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं सापेक्ष गरीबी, तो सापेक्ष गरीबी क्या कहता है भाई? नीचे जाएगा। ना, सापेक्ष गरीबी कहता है कि देखो भैया ऐसा है कि जब जब गरीबी का आकलन, जब गरीबी का आकलन कंपैरिजन, कंपैरिजन बोले तो तुलना, तुलना एवं कह लो इनइक्वालिटीज, एवं की जगह लिखो या, कंपैरिजन या इनइक्वालिटीज, असमानता, असमानताओं के द्वारा किया जाए। जब गरीबी का आकलन कंपैरिजन या असमानताओं के द्वारा किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, जब हम बात करें गरीबी, और गरीबी की जब हम बात करते हैं, और जब हम बात करें गरीबी, और हम जब समझाएं कि गरीबी क्या होता है, और गरीबी में जब हम बात करते हैं कि गरीबी किसे कहते हैं, तो गरीबी का जब हम कैलकुलेशन करें, और जब हम गरीबी की बात करें, और गरीबी की बात करते समय राइट, जब हम गरीबी की बात करें और गरीबी का आकलन, ओहो, ना, जब हम गरीबी की बात करते हैं और गरीबी का आकलन अगर हम तुलना करके दिखाएं, जब हम गरीबी का आकलन तुलना करके दिखाएं, और जब हम सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है बोर्ड में, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट इतना झेलने के लिए तैयार रहते हैं। जब हम गरीबी का आकलन करें, व्हेन वी डिफाइन पॉवर्टी राइट with the help of comparison, with the help of showing inequalities, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना कि जब भी हम बात करते हैं गरीबी की, और हम गरीबी की जब चर्चा करें और गरीबी का आकलन करें राइट, और जब हम गरीबी की चर्चा या गरीबी का आकलन राइट, जब हम गरीबी की चर्चा या गरीबी का आकलन असमानताओं के द्वारा दिखाएं, बहुत प्यार से बढ़िया तरीके से समझना राइट, कि जब हम गरीबी का आकलन असमानताओं के द्वारा दिखाते हैं, जब हम गरीबी का आकलन इनइक्वालिटीज के द्वारा दिखाएं या कंपैरिजन करके। मान लो दोस्तों, मैं इस तरीके के से आपके साथ बात करूं कि अगर मैं दो लोगों की इनकम को कंपेयर कराऊं, दो लोगों की इनकम की आपस में तुलना करूं, मैं दो लोगों में आय की असमानता कितनी है वो कैलकुलेट करूं। एक है मान लो मिस्टर ए, एक है मान लो मिस्टर बी, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। अगर हम बात करें
एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी, दोनों की इनकम को कंपेयर कर लूं, दोनों की आय की तुलना कराऊं और दोनों की इनकम में इनइक्वालिटीज दिखाऊं, असमानताएं, कि ए के पास ये है, बी के पास ये है, तो क्या मैं दोनों के बीच जो असमानताएं हैं, दोनों के बीच जो कंपैरिजन करके, मान लो ए की इनकम ज्यादा है, बी की इनकम कम है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए अधिक गरीब है, ए कम गरीब है, या बी ए से की तुलना में अधिक गरीब है? राइट, बताइए क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि जब हम तुलना करके गरीबी का आकलन करें, जब हम तुलना करके गरीबी का आकलन करें तो उसे कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। अर्थात जब हम असमानताओं के माध्यम से गरीबी का आकलन करें, असमानताओं के माध्यम से गरीबी का आकलन करें तो इसे कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। अब दोस्तों आखिर ये सापेक्ष गरीबी के मापन की कितने तरीके हैं? मतलब आपके दिमाग में ये एक और प्रश्न आना चाहिए कि गुरुजी ये भी बताइए कि तुलना कैसे की जाएगी, या इनइक्वालिटीज जो असमानताएं हैं वो कैसे दिखाई जाएंगी। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं, असमानताओं का आकलन करते हैं। राइट, तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आप यहां लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप यहां लिख सकते हैं, मेथड्स ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग रिलेटिव पॉवर्टी। सापेक्ष गरीबी के मापन की विधियां, सापेक्ष गरीबी के मापन की विधियां। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सापेक्ष गरीबी को हम दो तरीके से मापते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं लॉरेंज कर्व, हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे लॉरेंज वक्र, और एक होता है गिनी कोफिशिएंट, हिंदी में कहते हैं गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणांक। तो मेरे प्यारे साथियों इसके दो तरीके हैं, एक है लॉरेंज कर्व, एक है गिनी कोफिशिएंट। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे देश में रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करने के कितने तरीके हैं, तो रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर करने के दो तरीके हैं। सापेक्ष गरीबी, पहले आराम से समझो सापेक्ष गरीबी क्या है। एक मिनट, एक सेकंड देना मुझे। तो दोस्तों अगर हम बात करें रिलेटिव पॉवर्टी, तो रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब पहले बहुत अच्छी तरह समझो। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है कि जब हम लोग कंपैरिजन करके, जब हम लोग तुलना करके गरीबी का आकलन करें तो उसे कहेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। और रिलेटिव पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के, रिलेटिव पॉवर्टी को मापने के दो तरीके हैं, एक है लॉरेंज कर्व और एक है गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणांक। आइए ये देखते हैं लॉरेंज कर्व क्या है और गिनी कोफिशिएंट क्या है।
राइट। दोस्तों अगर हम बात करें लॉरेंज कर्व की, अगर हम बात करें लॉरेंज कर्व की, तो देखो दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो आप लोग, लॉरेंज कर्व, लॉरेंज वक्र। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम लॉरेंज कर्व की बात करें तो एक महान स्टैटिशियन रहे हैं इंटरनेशनली, एक महान स्टैटिशियन। और अगर हम बात करें वो स्टैटिशियन जो थे, राइट, यहां पे मैं बात कर रहा हूं लॉरेंज कर्व, है ना, आपने पहले कभी सुना हो लॉरेंज कर्व। तो एक महान स्टैटिशियन थे जिनका नाम था मैक्स ओ लॉरेंज। क्या नाम था? मैक्स ओ लॉरेंज। मेरे प्यारे साथियों, मैक्स ओ लॉरेंज साहब ने लगभग 1905 में इस कॉन्सेप्ट को मैक्स ओ लॉरेंज, मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में दिया था। ये लॉरेंज कर्व का कॉन्सेप्ट जो आया, इसीलिए इसका नाम है लॉरेंज वक्र, क्योंकि ये एक स्टैटिशियन है जिनका नाम है मैक्स ओ लॉरेंज, राइट। तो मैक्स ओ लॉरेंज साहब ने इस कॉन्सेप्ट को 1905 में दिया, और उन्होंने क्या किया, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से, मैक्स ओ लॉरेंज साहब ने एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाया, और उस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से, राइट, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से इन्होंने लेवल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया इकोनॉमी में। मैक्स ओ लॉरेंज साहब ने क्या किया, इन्होंने एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाया। भाई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लिखना क्या है, इन्होंने एक ग्राफ में लेवल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, लेवल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लेवल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय का, आय के वितरण का स्तर, आय के वितरण का स्तर, आय के वितरण का स्तर, लेवल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्स ओ लॉरेंज साहब की जब चर्चा होती है, और मैक्स ओ लॉरेंज साहब ने एक ग्राफ के माध्यम से, एक ग्राफ के माध्यम से लेवल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया कि जो देश में आय का वितरण का स्तर कैसा है, इसके माध्यम से इन्होंने बताया कि देश में इनइक्वालिटीज कैसी है, या देश में आय का वितरण कैसा है। सिर्फ सुनते जाओ, समझ में सब आएगा। इन्होंने दोस्तों एक काम किया, अगर हम बात करें, एक दिस इज द ओ एक्स एक्सिस, राइट, दिस इज द ओ वाई एक्सिस, सॉरी, एंड दिस इज द ओ एक्स एक्सिस। इन्होंने दोस्तों इस ग्राफ में यहां पर ओ एक्स अक्ष है और ये ओ वाई अक्ष है। यहां पर दिखाया इन्होंने परसेंटेज ऑफ इनकम, आय का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ इनकम, आय का प्रतिशत, आय का प्रतिशत, और यहां पे ओ एक्स एक्सिस में दिखाया परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, हिंदी में लिख लो जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या का प्रतिशत। मेरे प्यारे साथियों, दिस इज, इस ग्राफ के जरिए इन्होंने क्या समझाया, जरा ध्यान समझना। इस ग्राफ के जरिए इन्होंने किसी भी देश की इकोनॉमी में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, आय का जो वितरण है, उसका क्या स्तर है वो दिखाया, राइट। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को समझाया। जरा समझो क्या बताया इन्होंने। इन्होंने इस ग्राफ में एक लाइन ड्रॉ करी, दैट इज अ 45 डिग्री
पर एक लाइन ड्रॉ करी, 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करी। जरा गौर से देखना आप लोग। दिस इज द 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करी और इस लाइन का नाम रखा लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण की रेखा, समान वितरण की रेखा, समान वितरण की रेखा। दिस इज द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण की रेखा। एक 45 डिग्री की एक रेखा बनाई, सो दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप क्यों इसे लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहा वो देखना। ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये दर्शा रही है, ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये बता रहा है कि किसी भी देश में, किसी भी देश में, गौर फरमाना कि अगर हमारे किसी भी देश में लोगों की जो किसी भी देश में जो इनकम है, इनकम आय, मान लो 100 रुपए हैं किसी देश में, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, मान लो 45 मान लो। ये कह रहा है कि किसी भी देश में 45% जो इनकम है, मतलब जितना भी इनकम और वेल्थ है किसी भी देश में, राइट, किसी भी देश में जो इनकम या वेल्थ है, आय या धन मान लो, तो उसका 45% इनकम किसी भी देश में वो उस देश के लगभग 0, 10, 20, 30, 40, 45, वो लगभग उस देश के 45% जनसंख्या के पास है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। बताइए क्या यह लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये दर्शा रहा है या नहीं, दर्शा रहा है या नहीं कि जितनी आय है उतनी ही लोगों के पास है, राइट। इसका मतलब है कि 45% इनकम 45% लोगों के पास है, तो मतलब बाकी का 55% इनकम बाकी के 55% लोगों के पास है। तो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये बता रहा है कि देश में जो इनकम का वितरण है, आय का वितरण है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन वो समान है, वो समान है। लेकिन अभी लॉरेंज कर्व नहीं बनाया मैंने। अब मैक्स ओ लॉरेंज साहब ने क्या करा, मैक्स ओ लॉरेंज साहब ने ये एक लॉरेंज कर्व बनाया। मैंने इसका नाम दिया, ये है एक लॉरेंज कर्व। तो मैक्स ओ लॉरेंज साहब ने ये एक लॉरेंज कर्व बनाया। अब आप ध्यान से देखना, इस लॉरेंज कर्व पर, इस लॉरेंज कर्व पर जो 45% देश की इनकम थी, जो 45% देश की इनकम है, 45% जो देश की इनकम है, वो लगभग 45% जो देश की इनकम है, वो आप गौर से देखो, यही 45% देश की इनकम हमारे देश के लगभग 45, 50, 60, 70, 80, मान के चलो 80, हमारे देश के लगभग दोस्तों 80% जनसंख्या के पास है। अब बड़े प्यार से देखना, ग्राफ पूरा समझ में आएगा। लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में देश का 45 रुपए 45 लोगों के पास है, और लॉरेंज कर्व पर देश का 45 रुपए 80% लोगों के पास है। मतलब सोचो, मेरी बात को बहुत गहराई से समझो कि देश के 80% लोग 45% इनकम में गुजर बसर कर रहे हैं, और बाकी के 20% लोग देश की 55% इनकम को एंजॉय कर रहे हैं।
वाह क्या बात है। इसका मतलब है कि जो इसके जितने पास आएगा यहां से, जो इस साइड के लोग हैं वो पुअर हो गए, गरीब, और जो इस साइड के लोग हैं वो नॉन पुअर हो गए, गैर गरीब। आप लोग सोच रहे वाह गुरुजी क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आई या नहीं? लॉरेंज कर्व समझ में आया कि नहीं? भाई लॉरेंज कर्व ये कह रहा है कि लेवल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय के वितरण का स्तर। तो देश में आय के वितरण का स्तर कैसा है, हमारे देश का नहीं, ये तो लॉरेंज कर्व मैं समझा रहा हूं। ये कह रहा है कि देश के जो मान लो 100 रुपए हैं देश में और 100 लोग हैं, 100 रुपए हैं और 100 लोग हैं, तो 45 रुपए 80 लोगों के पास है, मतलब बाकी के 20 लोग 55 रुपए में जी रहे। ये जो 20 लोग हैं, 20%, ये 55% इनकम में जी रहे। तो आय के वितरण का स्तर समझ में आ गया। और क्या आय के वितरण के स्तर से हमने गरीबी को आकलन किया? यस, इसी को हम कहते हैं क्या? रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी का मतलब है कि जब हम कंपैरिजन करके, जब हम तुलना करके गरीबी निकालें, तो हम कहेंगे कि यहां से, इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये इस पॉइंट से यहां के लोग पुअर हैं और इस पॉइंट से यहां के लोग नॉन पुअर हैं, गैर गरीब हैं। तो दिस इज कॉल्ड द लॉरेंज कर्व। मेरे प्यारे साथियों, इसी लॉरेंज कर्व के कॉन्सेप्ट को बाद में जाकर एक महान स्टैटिस्टिशियन और आए। अब आप नेक्स्ट लिखिए, गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणांक। दोस्तों बाद में एक आगे चलकर एक और महान स्टैटिस्टिशियन का जन्म होता है, और ये गिनी में डबल एन नहीं है, ये एक एन कर लेना, GINI है। अगर आपने डबल एन कर लिया हो तो काट देना यहां। बाद में जाकर एक और स्टैटिस्टिशियन आते हैं और इनका नाम था कोरेडो गिन्नी। कोरेडो गिनी। दोस्तों इन्होंने यही मैक्स ओ लॉरेंज साहब का जो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट था, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाया और इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगाया, गिनी कोफिशिएंट का कैलकुलेशन हुआ। मतलब क्या? ध्यान से सुनो, सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आप चिंता नहीं करो, बस मुझे सुनने, मुझे समझने और मुझे सीखने की कोशिश भी आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, और वो काम क्या है? आपको डॉक्टर भरत की इकोनॉमी की क्लास में सिर्फ सुनना है। इकोनॉमिक्स बहुत ही टेक्निकल विषय है, इसे सीखने का प्रयास भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो तो आप ये समझ गए होंगे कि यदि हम इस बंदे को सिर्फ सुनते जाएंगे तो सीख अपने आप जाएंगे। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो मैं क्या ही करूं। सिर्फ ये हमारे स्टूडेंट ने बोला, लाखों स्टूडेंट ने बताया जीवन में कि गुरुजी बस सुनने की जरूरत होती है, आपको समझने का बिल्कुल प्रयास नहीं करना, और समझ में अपने आप आ जाएगा। कब आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, ये सब अपन डिसाइड करेगा, ये सब अपन डिसाइड करेगा। और इतनी बात आप लोग शायद समझ भी गए होंगे। तो आइए दोस्तों, गिनी कोफिशिएंट की बात करते हैं, गिनी गुणांक पे चर्चा करते हैं, और आप लोगों को बहुत आनंद आया है। जब टॉपिक को जरा बहुत ध्यान से समझियो। राइट, अगर हम गिनी कोफिशिएंट की बात करें, राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन।
So the concept of Gini coefficient was introduced in the year. अगर हम बात करते हैं कि जो गिनी कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट है, कोरेडो गिन्नी साहब ने इसे 1912 में दिया था। और गिनी कोफिशिएंट के माध्यम से जरा ध्यान से देखना, जब हमने लॉरेंज कर्व पे चर्चा करी तो लॉरेंज कर्व में क्या दिखाया, आय के वितरण का स्तर, कि देश में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। और इसी तरीके से जब हम गिनी कोफिशिएंट की बात करते हैं तो ये क्या दर्शाता है, गिनी कोफिशिएंट दर्शाता है कि हमारे देश में डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, ये आय असमानता, आय असमानता की डिग्री का मापन करता है। मतलब आय असमानता की डिग्री। अगर हम ये बात करें कि भाई साहब गिनी कोफिशिएंट क्या है, नहीं पहले लॉरेंज कर्व क्या है, समझो इसे। तो लॉरेंज कर्व दिखाता है द लेवल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय के वितरण का स्तर। लेकिन गिनी कोफिशिएंट दिखाता है द डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, कि आय के असमानता की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी दिखाता है ये, राइट। किसी भी देश में जो वहां के जो लोग हैं उनमें इनकम इनइक्वालिटी की डिग्री क्या है, आइए बात करते हैं। तो अगर हम लॉरेंज कर्व को बहुत ही डिटेल में पढ़ें तो लॉरेंज कर्व में एक फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला है गिनी कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट बराबर, इसका फॉर्मूला है कि गिनी कोफिशिएंट बराबर a अपॉन a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये a क्या है और b क्या है वो मैं यहां समझाता हूं। a क्या है और b क्या है वो हम यहां समझ लेते हैं। दोस्तों यहां पर OX एक्सिस में फिर से दिखाया परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का प्रतिशत, यहां पे दिखाया परसेंटेज ऑफ इनकम, आय का प्रतिशत। और अगर हम डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी दिखाएं, सब सुनना, ये हमने क्या दर्शाया था, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण की रेखा। ये तो लॉरेंज कर्व ही है, समान वितरण की रेखा। ध्यान सुनते आना, मान लेते हैं ये हमारा लॉरेंज कर्व है, ये हमारा एक लॉरेंज कर्व है। तो ये एरिया ए है, कौन सा एरिया, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण की रेखा और लॉरेंज कर्व के बीच का जो क्षेत्रफल है इसका नाम है ए, इस क्षेत्रफल का नाम है ए। और इसके बाद का जो क्षेत्रफल है लॉरेंज कर्व के बाद और यहां तक का, इस क्षेत्रफल का नाम है दिस इज, ये वाला जो एरिया है इसका नाम ये है बी। तो इन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है, गिनी कोफिशिएंट इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस बी, ये गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू है a अपॉन a प्लस बी, ये वाला। और गिनी कोफिशिएंट की जो, अब आप इसके नीचे ही लिखते जाइए, यहां पे लिख देता हूं, गिनी कोफिशिएंट की, यहां पे ऐसे करके, गिनी कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच होती है, जहां पे 0 दर्शाता है कि देश में परफेक्ट इक्वालिटी है। अब मैंने कहा डिग्री बताता है, डिग्री तो आपने मैथ्स में डिग्री पढ़ी होगी, तो डिग्री है ये 0 से 1 के बीच की डिग्री होगी, जहां पे 0 दर्शाएगा कि पूर्ण समानता, परफेक्ट इक्वालिटी। अगर किसी देश में गिनी गुणांक की वैल्यू 0 है तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट इक्वालिटी। और अगर किसी देश की गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है तो ये दर्शाता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, पूर्ण
असमानता, परफेक्ट इनइक्वालिटी दैट इज पूर्ण असमानता। तो मुझे लग रहा है कि इतनी बात आप लोगन को कछु समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही है, और जिन्हें नहीं आ रही उन्हें थोड़ी देर में आ जाए, और उन्हें थोड़ी देर में वो नहीं आए तो जा समझ लियो कि जीवन में तो नहीं आया है। क्योंकि भैया इतने सस्ते तरीके से इकोनॉमी शायद ही तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में कहीं पढ़ने को मिले। भैया जिनने कभी लड्डू खाया हो उन्हें पता चलेगा कि लड्डू का स्वाद कैसा है। अगर आप में से जितने बच्चों ने जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, राइट, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी कभी जीवन में, वो मेरी क्लास का एनालिसिस कर पाएंगे कि उन्होंने पहले क्या पढ़ी कहीं भी और यहां क्या पढ़ रहे। भैया जिनने लड्डू खाया ही नहीं उसके लिए तो लड्डू मिठाई होगा, चाहे जैसा भी लड्डू दे दो। तो आप बस ध्यान से सुनते जाओ, समझ में सब आ जाएगा। फिर से एक बार शुरू करेंगे कि गिनी कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट कोरेडो गिन्नी ने 1912 में दिया। क्या दिखाता है ये? डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, आय असमानता की डिग्री को दर्शाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? G इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी। अब ये ए क्या है, बी क्या है? तो समान वितरण की रेखा और लॉरेंज कर्व के बीच का जो क्षेत्रफल है वो ए है, और लॉरेंज कर्व के बाद का जो क्षेत्रफल है वो बी है। अगर हम बात करें तो गिनी कोफिशिएंट की जो वैल्यू आती है वो 0 से 1 के बीच आती है, 0 से 1 के बीच। जहां पे 0 अगर आ गई तो वो कहेगा कि ये परफेक्ट इक्वालिटी है, देश में पूर्ण समानता है। अगर 1 आई तो वो कहेगा परफेक्ट इनइक्वालिटी है, पूर्ण असमानता है। आइए बात करते हैं, आइए आपको सब दिखाते हैं। लो जी, सारे दर्शन कर लो, तुम थोड़ा जल्दी से बताएंगे। ये पहली कंडीशन है, यहां पे मैं नाम दे रहा हूं जी। तो दोस्तों चलो ऐसे नहीं, जी। दोस्तों अब यहां पे देखो, मैं ऐसे बना रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ बना लीजिए। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, अब बार बार क्या ही लिखना, हर बार तो आपने ओ एक्स एक्सेस में ही दिखाया। परसेंटेज ऑफ इनकम लाइक आय का प्रतिशत, ये हो गई हमारी समान वितरण की रेखा, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण की रेखा, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लो हमारे देश का जो लॉरेंज कर्व है, लॉरेंज कर्व है वो इसी लाइन के ऊपर है, यही लॉरेंज कर्व इसी लाइन के ऊपर है, इसी लाइन के ऊपर ऐसे दिखना चाहिए। आप दो पेन से बनाएंगे अपनी कॉपी में, दो अलग अलग पेन से, तो इसी के ऊपर है। तो आप गौर से देख लो, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि हमारे देश में 0, 10, 20, 30 के 30% जो इनकम है वो 30% लोगों के पास है। गोली मारो भेजे में, गोली मारो भेजे में, ऐसे तो मुझे समझाना ही नहीं है, राइट। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, फिर ऐसे क्यों समझाऊं? अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाऊंगा कि लॉरेंज, हम यहाँ पे गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। आइए गिनी को चलो यहाँ लिख ही देते हैं, 30%, 30%। अब यहाँ गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखते हैं ना। जी बराबर ए अपॉन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है। अगर हम बात करें जी बराबर ए, क्या है? ए कोई क्षेत्रफल है क्या? नहीं है, 0 अपॉन 0 प्लस 0, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो जब जी बराबर 0 है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है? पूर्ण समानता। दोस्तों पूर्ण समानता, ये हो गया पूर्ण समानता। जब मैंने कहा कि जी की वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब आप पीछे देखो, जब जी की वैल्यू 0 हो तो पूर्ण समानता है, परफेक्ट इक्वालिटी है। आप देख भी पा रहे हैं 30% इनकम 30% लोगों के पास है। बोलो जय हो। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया है? नहीं? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां पर फिर से दिखाते हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का प्रतिशत, यहां पे परसेंटेज ऑफ इनकम, आय का प्रतिशत। और मेरे प्यारे साथियों, ये लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, समान वितरण की रेखा है।
गिव मी फ्यू मिनट्स। ये समान वितरण की रेखा है, राइट। अगर हमारा लॉरेंज कर्व अभी इसी लाइन के ऊपर था, अब हम इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, थोड़ा सा नीचे लाएंगे, ज्यादा नहीं, और जो लॉरेंज कर्व बना वो ये आ गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो दोस्तों अगर हम बात करें, दिस इज कॉल्ड पूर्ण समानता। यहां देखो ए और बी, अब यहां पे हम जी की वैल्यू निकालेंगे ए अपॉन ए प्लस बी। दोस्तों तो जी बराबर ए, अपने आप बताओ ए का क्षेत्रफल कम दिख रहा है या बी का? तो अगर आप समझदार हैं तो आपको दिख रहा होगा ए मान लेते हैं 2, और ए 2 हो गया, और बी मान लेते हैं 3। तो जी बराबर 2/5, तो 5 को 20, 0.4। तो जी की वैल्यू है 0.4। जब जी की वैल्यू 0.4 है तो इसका मतलब है यहाँ पर ये लाइक इनइक्वालिटी है, ये असमानता दिख रहा है यहाँ पर, असमानता। अब आप लोगों को दिखने लगी है असमानता, इनइक्वालिटी। सो ये इनइक्वालिटी को दर्शा रहा है, असमानता को दर्शा रहा है। अगर हम एक और ग्राफ बनाएं, देखो एक और ग्राफ बनाएं, यहां पे फिर से दिखाएं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, और यहां पे दिखाएं परसेंटेज ऑफ इनकम, और ये हमारा हो गया लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यहां पर हम लॉरेंज कर्व जो बनाएंगे, देखना पहले इस लाइन के ऊपर था, फिर इससे थोड़ा सा नीचे गया, अब और नीचे खींच देते हैं। हमारा लॉरेंज कर्व ये बन गया, ये हमारा एक लॉरेंज कर्व है। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो अब गौर से देखो, आपको साफ साफ दिख रहा होगा जी बराबर ए अपॉन ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला है। और जी बराबर ए का क्षेत्रफल मान लेते हैं 3, और ये हो गया 3 प्लस बी हो गया 2। दोस्तों जी बराबर 3/5 इज इक्वल टू 0.6। तो जी की वैल्यू आई 0.6। जरा ध्यान से देखिए ये क्या दर्शा रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि देश में मोर इनइक्वालिटी मतलब अधिक असमानता। देश में इनइक्वालिटी ही नहीं बल्कि अधिक असमानता है, अधिक असमानता। अगर देखनी है तो आप ऐसे देख लो, यहां पर देखो जरा गौर से, यहां पर देश की 0, 10, 20, 30% इनकम 0, 10, 20, 30% लोगों के पास है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब ये क्या कह रहा है, 30, 40, 50, देश की 30% इनकम 50% लोगों के पास है। लेकिन आप यहां पर देखो जरा, ये क्या कह रहा है, अपने आप देख लो भाई साहब। ये कह रहा है 0, 10, 20, 30% इनकम देश में 30% लोगों के पास है। लेकिन ये वाली लाइन यहां आ रही है 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये कह रहा है 80 कि देश में 30% इनकम 80% लोगों के पास है। इसका मतलब मोर इनइक्वालिटी, मतलब 0 से 1 की ओर जैसे जाएंगे, देखो 0 तो आ गया परफेक्ट इक्वालिटी, पूर्ण समानता। ये आ गया लाइक 0.4, तो ये आ गया इनइक्वालिटी, अब असमानता होने लगी। अब ये 0.6 और ज्यादा तो मोर इनइक्वालिटी। अगर मैं एक चौथी अवस्था बना दूं, यहां पर चौथा कर्व यहां पे बनाऊं और यहां दिखाता हूं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, और यहां पर दिखाता हूं परसेंटेज ऑफ इनकम, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ इनकम। और मेरे प्यारे साथियों ये हमारा है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण की रेखा है। ये हमारा लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, समान वितरण की रेखा है। तो अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखना एवरीवन, प्लीज फोकस। अभी मैंने लॉरेंज कर्व इसी के ऊपर बनाया था, फिर मैंने थोड़ा नीचे किया यहां, फिर मैंने और खींच दिया। अब इसे मैं और खींच देता हूं और हमारा लॉरेंज कर्व मान लो यहां बनता है ऐसा। ये ऐसा क्या, मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर देता हूं। मान लो हमारा लॉरेंज कर्व ऐसा बनता है, ये हमारा लॉरेंज कर्व है। तो ये पूरा का पूरा एरिया हो गया ए, और बी यहां पर ए मान लो यहां पर हो गया 5, और बी यहां पर क्या है 0, क्योंकि बी का मतलब क्या है, लॉरेंज कर्व के बाद, और लॉरेंज कर्व के बाद तो कोई एरिया है ही नहीं। इसका मतलब जी बराबर ए अपॉन ए प्लस बी। तो जी बराबर ए क्या है 5/5 प्लस 0,
तो जी बराबर 5/5, तो जी बराबर 1। अगर जी 1 हो जाए तो इसका मतलब देश में पूर्ण असमानता है, तो इसे मैं कहूंगा पूर्ण असमानता। मन ही मन में खुश तो बहुत हो रहे होंगे आप लोग, ये पूर्ण असमानता है। इंग्लिश मीडियम लिख सकता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। दिस इज द परफेक्ट इनइक्वालिटी। सो दिस इज कॉल्ड लॉरेंज कर्व, दिस इज कॉल्ड गिनी कोफिशिएंट। बताइए दोस्तों, आनंद आया या नहीं? तो ये रहा हमारा रिलेटिव पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के तरीके। जब हम रिलेटिव पॉवर्टी को कैलकुलेट करते हैं, जब हम सापेक्ष गरीबी को कैलकुलेट करते हैं, तो देखो फिर से समझो, रिलेटिव पॉवर्टी कहता है कि जब हम कंपैरिजन या तुलना करके गरीबी का आकलन करें, और कंपैरिजन और तुलना करने के दो मेथड हैं, एक लॉरेंज वक्र, एक गिनी कोफिशिएंट। लॉरेंज वक्र की बात करें तो ये मैक्स ओ लॉरेंज साहब ने 1905 में दिया था, और ये लेवल ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा था, राइट। ये आय के वितरण का स्तर दिखा रहा है, कैसे, बहुत अच्छे से समझा दिया। और इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे 1912 में गिनी कोफिशिएंट, गिनी कोरेडो गिन्नी साहब ने इसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ a/a+b के फॉर्मूला के लगाकर इसको और अच्छी तरह डिफाइन किया, और इन्होंने कहा कि गिनी कोफिशिएंट क्या बताएगा, डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, कि आय के वितरण की आय की असमानता की डिग्री क्या है। अगर डिग्री 0 से 1 के बीच में होती है, 0 है तो पूर्ण समानता, और 1 है तो पूर्ण असमानता। आई होप समझ गए, राइट। ये देखिए शिव प्रताप राजपूत हैं, अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले बोला था कि सर व्हाट अ कोइंसिडेंस, सारे कमेंट्स पढ़ता हूं आपके, व्हाट अ कोइंसिडेंस, यही टॉपिक हमारे प्रोफेसर ने कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन अब ये पूरा पढ़ने के बाद बोल पड़े अपने आप, ये इनके अंतरात्मा बोल पड़ी कि सर, देखिए आपके सामने कमेंट है, सर इतना तो डेप्थ में प्रोफेसर ने भी नहीं पढ़ाया। तो भैया यू आर इन द डॉक्टर भरत क्लास, व्हाई यू वरिंग, राइट। तो इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए अब हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की चर्चाएं करते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की चर्चा करते हैं और एब्सोल्यूट पॉवर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, जब आप कॉम्पिटिटिव क्लास में पढ़ रहे हैं तो मेरा एक स्टाइल है और मेरी एक खुद की फिलॉसफी है, मेरी एक खुद की एक फिलॉसफी, और वो ये कि अगर आप मेरे 2 घंटे की क्लास में हैं तो 2 घंटे में मैं आपको इतना कंटेंट दूंगा, 2 घंटे में इतने कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि आप वही कॉन्सेप्ट अगर खुद पढ़ते तो शायद 6 घंटे में भी कवर नहीं कर पाते। तब आप मेरी क्लास में आओ। अदरवाइज मेरे प्यारे साथियों, मेरी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के किसी भी शिक्षक की क्लास मत देखो। अगर आप 2 घंटे मुझे दे रहे हैं और वही चीज आप 1 घंटे में या आधा घंटे में क्लियर कर लेते अपने आप पढ़कर, तो फिर तो आपका समय बर्बाद हो गया। और समय एक प्रतियोगी परीक्षार्थी का बहुत बड़ा संसाधन होता है, रिसोर्स होता है। तो आपका जो रिसोर्स है, आपका जो संसाधन है, उसमें समय एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। भाई आपके पिताजी ने क्या ये कहा कि चलिए जाइए, पंचवर्षीय योजना है और पंचवर्षीय योजना में आप तैयारी करिए। भाई वहां तुम इतने पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पिताजी सपने देख रहे, राइट। तो अगर आप लोग दोस्तों मेरे 2 घंटे की क्लास में इतना कंटेंट ले रहे हैं कि आप आधा 1 घंटे में खुद कवर कर लो, तो मैं खुद कहूंगा डोंट कम एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, राइट। अगर दोस्तों आप जो चीजें 5-6 घंटे में करते, वही बहुत स्मार्ट, बहुत सरल तरीके से मैंने सिर्फ 2 घंटे में करा दी, राइट, तो फिर आप जरूर मेरी क्लास में आइए और पढ़िए और सीखिए। ये होता है किसी भी शिक्षक की क्लास का एवेल्युएशन, और हमें किसको पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है। इस ऑनलाइन की आंधी में दोस्तों एरे गहरे नत्थु खैरे सभी लोग शिक्षक बन गए। देखिए आप लोग, है ना, मतलब जैसे हमारे गांव में कहात कि जब बादल फूटत तो कुकुरमुत्ता निकलत। अबे जिसको तुम लोग ये मत कहना मशरूम। तो ऐसे ही कोविड के बाद हमने देखा
कि भाई साहब ऑनलाइन जब से चला तो इतने टीचर आ गए, जिन्हें पढ़ाना आता नहीं वो टीचर बन गए। ऐसे तमाम सारे लोग हैं, है ना। जब से कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ कोचिंगें वोचिंगें आई, इनके आने से तो भाई साहब इनने टीचरों की बाढ़ लगा दी। बाढ़ थोक के भाव में टीचर आए। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि आप लोग बहुत ईमानदारी से पढ़िए, राइट। चूंकि आई बॉर्न टू टीच एंड सर्व माई नेशन। मैं सिर्फ पैदा हुआ पढ़ाने के लिए। मैंने कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं दिया, मैंने कोई पीटी का एग्जाम नहीं दिया। बट दोस्तों एक भी ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है यूपीएससी का, चाहे वो प्रीलिम्स का हो और मेंस का हो, पिछले 15 वर्षों का, जो इस खोपड़े में इंस्टॉल्ड ना हो। सारे क्वेश्चंस इंस्टॉल्ड हैं, राइट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए हम बात करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी की, ओह एब्सोल्यूट पॉवर्टी की। ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या कहता है? साप निरपेक्ष या पूर्ण गरीबी। निरपेक्ष या पूर्ण गरीबी, ये क्या कहता है दोस्तों? निरपेक्ष या पूर्ण गरीबी कहता है कि देखो भैया ऐसा है, बहुत ध्यान समझना, जो पूर्ण गरीबी है, राइट। अगर हम बात करें जो पूर्ण गरीबी है, वो समझो आप क्या है, राइट। जब हम पूर्ण गरीबी की बात करते हैं तो पूर्ण गरीबी कहता है कि जब गरीबी का आकलन, जब गरीबी का आकलन गरीबी रेखा के आधार पर, गरीबी के रेखा के आधार पर किया जाता है, किया जाता है। When the poverty is defined on the basis of poverty line। मेरे प्यारे साथियों, जब गरीबी का आकलन हम गरीबी रेखा के आधार पर करें तो इसे पूर्ण गरीबी कहते हैं। तो जब हम गरीबी का आकलन गरीबी रेखा के आधार पर करते हैं तो इसे पूर्ण गरीबी कहते हैं। जैसे हमने सापेक्ष गरीबी में पढ़ा कि जब गरीबी का आकलन असमानताओं या तुलना करके करते हैं तो इसे हम लोग ने नाम दिया सापेक्ष गरीबी। इसी प्रकार से जब हम गरीबी का आकलन गरीबी रेखा के आधार पर करते हैं, then this is called absolute poverty। So when we define poverty or when we like calculate poverty, इंग्लिश में जो है वो लिख सकते हैं on the basis of poverty line। अब मुद्दे की बात यह है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये गरीबी रेखा क्या होता है, पॉवर्टी लाइन किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जब हम गरीबी रेखा, आइए इसको समझाते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। तो जब हम गरीबी रेखा का आकलन करते हैं, गरीबी रेखा क्या है दोस्तों? वह रेखा जो लोगों को दो भागों में, जो लोगों को दो भागों में बांटती है, वह रेखा जो लोगों को दो भागों में बांटती है। अर्थात
जो नीचे हैं वो गरीब कहलाते हैं, एवं जो ऊपर हैं वो गैर गरीब कहलाते हैं, गैर गरीब कहलाते हैं। मतलब दोस्तों दिस इज, नीचे लिख सकते हैं आप पॉवर्टी लाइन, ये हो गई एक पॉवर्टी पीएल, पॉवर्टी लाइन। जो लोग नीचे दे आर पुअर, दिस इज पुअर, गरीब। जो लोग इस लाइन के ऊपर दे आर नॉन पुअर, गैर गरीब। दोस्तों इन्हें हम रिच नहीं कहेंगे, रिच की कोई कैटेगरी नहीं है, बस पुअर और नॉन पुअर। दिस इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन, दिस इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। तो जब हम बात करें गरीबी रेखा की, गरीबी रेखा की, तो गरीबी रेखा का मतलब एक ऐसी रेखा जो लोगों को दो भागों में बांटती है। जो लोग ऊपर आते हैं नॉन पुअर, गैर गरीब, जो नीचे आते हैं पुअर, गरीब, उसे बोलते हैं गरीबी रेखा। तो जब हम गरीबी रेखा के आधार पर गरीबी का आकलन करें तो इसे हम लोग कहेंगे पॉवर्टी लाइन, इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पूर्ण गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। अगर हम बात करें दोस्तों, जरा ध्यान समझना, एक और इकोनॉमिक्स का टर्म है यहां, एंड दिस इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो, इसे कहते हैं हेड काउंट अनुपात। तो हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट अनुपात कहता है, बस एक लाइन में बताएंगे कि गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग आते हैं। गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग आते हैं। हाउ मेनी पीपल फॉल्स बिलो पॉवर्टी लाइन, दिस इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो, दिस इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो। मतलब दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे जितने भी लोग हैं, ये मान लो लोग हैं, ये सब, आप इन सब के क्या करो, हेड, खोपड़ा काउंट कर लो। हेड काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज कॉल्ड हेड काउंट अनुपात। तो हेड काउंट अनुपात का मतलब है सिंपल, गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं, इसे कहेंगे हेड काउंट रेशियो। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली बात ये, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा और वो मुझे सुनाई दे रहा है कि गुरुजी ये बताइए आखिर ये लाइन बनेगी कैसे। बताओ, आ रहा है? आखिर गुरुजी ये बताइए कि आखिर ये लाइन बनेगी कैसे और कैसे ये डिसाइड होगा, कैसे ये, चलिए, तो आपके मन में ये जरूर प्रश्न आ रहा है कि गुरुजी आपने ये तो बता दिया कि जब हम गरीबी रेखा के आधार पर, राइट, तो गरीबी रेखा के आधार पर जब गरीबी रेखा का आकलन करें तो उसे कहेंगे हम लोग दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, है ना, दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अगर हम लोग बात करते हैं उसे हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। निधि जी ने जवाब दिया, बिमल भाई मैं यूपी से हूं। अब बिमल आनंद कह रहे हैं, सिस्टर जी यूपी में कहां से। मतलब एक बेशरम पने की हद होती है। अच्छा ये देखिए कितना बढ़िया काम चल रहा दोस्तों, मेरा दिल से आशीर्वाद है दोनों को। मतलब इतना कितना शानदार काम चल रहा है भाई साहब, मतलब बेशरमाई की भी हद हो गई। तो अगर हम लोग बात करें तो जब हम गरीबी रेखा के आधार पर गरीबी का आकलन करें तो उसे हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसे कहेंगे हम लोग दोस्तों पूर्ण गरीबी या निरपेक्ष गरीबी। सारे भैया, सारे बहन,
सारे भैया सारे सैया यहीं ढूंढ लो तुम लोग पढ़ाई के अलावा। नाउ देखो, हे प्रभु तुम लोगों को सही मार्गदर्शन दे, मनोकामना पूरी करे, सिलेक्शन हो या ना हो लेकिन मनोकामना पूरी होनी चाहिए। चलो दोस्तों, दोनों की होगी। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि दोस्तों ये तो आपने समझा दिया कि कि भैया देखो कि जब गरीबी रेखा के आधार पर गरीबी का आकलन करते हैं तो उसे कहते हैं पूर्ण गरीबी या निरपेक्ष गरीबी। तो अब मुद्दे की बात यह है कि भाई साहब गरीबी रेखा का निर्माण कैसे होता है, गरीबी रेखा बनाई कैसे जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे हिंदुस्तान में गरीबी रेखा को बनाने के लिए अलग अलग समय पर, आजादी के बाद से बात करें तो अलग अलग समय पर हमारे हिंदुस्तान में गरीबी रेखा को बनाने के लिए अलग अलग समितियों का गठन हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में गरीबी रेखा, नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए कि भारत में गरीबी रेखा के निर्माण संबंधी समितियां, इंग्लिश में लिख लीजिए कमिटीज रिलेटेड विद द पॉवर्टी लाइन, विद द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। कमिटीज रिलेटेड विद द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, कि भारत में गरीबी रेखा के निर्माण से संबंधी कौन कौन सी समितियां हैं। तो भारत में गरीबी रेखा के निर्माण से संबंधी तमाम सारी समितियां हैं, तमाम सारी समितियां बनाई गई। जैसे आजादी के बाद दोस्तों हमने देखा कि वीएम डंडेकर एंड एन रथ समिति बनाई। वीएम डंडेकर एंड एन रथ समिति, इंग्लिश मीडियम लिख सकता है कमेटी। दोस्तों ये कमेटी एक्चुअली बनाई गई थी 1961 में, इसने अपनी रिकमेंडेशन दी 1971 में। तो सबसे पहले 1971 में भारत में गरीबी रेखा को कैसे मापें इस पर बात हुई, और 1971 के बाद जब हम चलते हैं तो वीएम डंडेकर एंड एन रथ समिति के बाद हम देखते हैं एक और समिति आई, इसका नाम है वाई के अलग समिति, वाई के अलग समिति, और ये समिति ने अपनी सिफारिशें दी 1979 में। तो भारत में एक और नया मेथड आया गरीबी रेखा के आकलन का 1979 में। इसके बाद हम आते हैं तो एक डी लगड़ा वाला समिति आई, डीटी लगड़ा वाला कमेटी। और ये डीटी लगड़ा वाला समिति की जब बात करते हैं तो 1989 में बनी और लगभग इन्होंने 1993 में अपनी रिकमेंडेशन दी। तो भारत में गरीबी रेखा का निर्माण करने का एक नया विधि और आई 1993 में। उसके बाद हमने देखा कि गरीबी रेखा से संबंधी सुरेश तेंदुलकर समिति आती है, सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति एक्चुअली बनाई जाती है लगभग 2009 में और इसने अपनी सिफारिशें दी 2012 में, राइट। अगर हम बात करें तो इस तरीके से आप लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए, बस आप ध्यान से क्लास में प्रेजेंट रहें, ध्यान से क्लास में सुने। सुरेश तेंदुलकर कमेटी गेव द रिकमेंडेशन। दोस्तों हमने कहा कि ये अलग अलग समय पर भारत में अलग अलग समितियां बनाई गई, और जीटी लगड़ा वाला समिति हो, आप कभी मेरी रेगुलर क्लास में आएंगे जहां पर मैं इन सब चीज़ों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाता हूं। चूंकि ये तो एनसीईआरटी की बातें हैं और एनसीईआरटी में अपन बहुत सारी चीज़ें तो कर नहीं पाएंगे, हाँ, लेकिन हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हम तमाम सारी चीज़ों को कवर करें यहाँ पर। तो ये भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग समितियों ने अपनी सिफारिशें दी, जिसमें सुरेश तेंदुलकर साहब की समिति की सिफारिश लगभग हम इसे
2009 ही लेकर चलें। रिकमेंडेशन तो इसकी 2012 में आई, लेकिन जब हम सुरेश तेंदुलकर साहब की समिति की बात करते हैं तो सुरेश तेंदुलकर साहब की समिति का जो गठन है वो आप 2009 ही लिख लीजिए, 2012 नहीं, 2009। और फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो जो लेटेस्ट और लास्ट समिति है जो गरीबी रेखा के संबंधी बात करती है वो है सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति। तो सी रंगराजन समिति की जब हम बात करें तो ये 2012 में बनाई और इन्होंने रिकमेंडेशन दी 2014 में। तो हमारे देश में आजादी के बाद इतनी सारी समितियां रही हैं। अगर हम अपने देश में आजादी से पहले चलते हैं तो भारत में सबसे पहली बार गरीबी रेखा की बात सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारत में गरीबी रेखा के निर्माण की सबसे पहली बात दादा भाई नौरोजी साहब ने की थी। उसके बाद 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्र योजना समिति, ऐसे बहुत सारे, वो सब छोड़ो, बस इतना याद रखना सबसे पहली बार गरीबी रेखा का निर्माण किसने किया? दादा भाई नौरोजी। और आजादी के बाद इतनी सारी समितियां मैंने सीरियल ऑर्डर में बताया। और अब आखिर जो लेटेस्ट और लास्ट समिति है जो सी रंगराजन, इन्होंने गरीबी रेखा में क्या कहा, इसकी बात दोस्तों समय हो गया है, कल होगी कि आखिर ये गरीबी रेखा कैसे बन रही है वर्तमान में, तो इसकी बात हम लोग कल करेंगे। और कल हम इस पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट को फिनिश करेंगे और परसों हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और ऐसे करके हम अपने धीरे धीरे एक क्लास वाइज चैप्टर वाइज चैप्टर और क्लास वाइज क्लास को खत्म करेंगे। अभी गरीबी रेखा क्या है ये कल बिल्कुल क्लियर होगा। तो हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।